हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हम लोग जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल्स पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग हिंदी के ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ हम लोग उससे संबंधित अन्य बातों पर भी नज़र डालेंगे जिनकी आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामर पोर्शन को सॉल्व करना। तो हिंदी व्याकरण में आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देखिए हिंदी में क्या होता है कि कोई भी वाक्य के कुछ अंग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। ये 5 अंग होते हैं किसी भी वाक्य के। किसी भी वाक्य में अगर कोई शब्द या शब्दों का समूह है तो इनमें से एक वो अवश्य होगा, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या क्रिया होगा या विशेषण होगा या फिर अव्यय होगा। तो हमसे पूछा है अकर्मक क्रिया, तो पहले हम क्रिया के बारे में स्टडी करते हैं। क्रिया जो होती है उसको 2 आधार पे बांटा गया है। एक तो रचना के आधार पर, रचना के अनुसार, दूसरा प्रयोग के अनुसार। अब रचना के अनुसार भी इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है आपका अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। एक हो गया आपका एक कर्मक, दूसरा हो गया द्विकर्मक। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। पहले हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए किसी भी वाक्य में अगर कर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां पर जो क्रिया आएगी वाक्य के अंत में उसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है, मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है कि पिताजी कमरे में बैठे हैं। इसके देखिए 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा बीच वाला ये है और ये लास्ट पार्ट है। इसको कहते हैं कर्ता। कर्ता जो करता है उसी को क्रिया कहते हैं। पिताजी कमरे में बैठे हैं, तो बैठे हैं क्या है? क्रिया, क्योंकि कर्ता जो क्या कर रहा है? बैठा हुआ है। पिताजी कमरे में बैठे हुए हैं, तो कर्ता जिस कार्य को करता है उसी को क्रिया कहते हैं। पिताजी हो गए कर्ता, ये बीच वाला पार्ट हो गया और ये लास्ट पार्ट हो गया आपका क्रिया। तो ये जो लास्ट में क्रिया आई है हमको यही पहचानना है कि ये क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का सबसे सही तरीका है कि इस बीच वाले पार्ट की जगह आप क्या या फिर कैसे लगा करके एक क्वेश्चन बनाएं। अगर उसके उत्तर में आपको ये बीच वाला पार्ट मिल जा रहा है तो समझ लीजिए ये सकर्मक क्रिया है, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, पिताजी क्या में बैठे हैं, तो हमको जवाब नहीं मिला। पिताजी कैसे बैठे हैं, तो क्या हमको जवाब मिला? कमरा जवाब मिला? नहीं मिला। ना क्या का जवाब था कमरा और ना कैसे का जवाब था कमरा। तो जब हमें जवाब नहीं मिला इन दोनों को तो इस क्रिया को कहेंगे हम अकर्मक क्रिया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा हंस रहा है, तो ये बच्चा हो गया कर्ता, हंसना हो गई क्रिया। इसमें कहीं कर्म दिख रहा है हमें? ना प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है ना परोक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि हमको ना क्या का जवाब मिल रहा है और ना ही कैसे का। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया को हम लोग समझ गए। और अगर हमें जवाब मिल जाएगा क्या और कैसे का, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है। अध्यापक क्या हो गया? कर्ता,
ये हो गया बीच वाला पार्ट और ये हो गया क्रिया। तो बीच वाला पार्ट जो है वो क्या या फिर किसे का जवाब देना चाहिए। तो अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, यानी कि क्या का जवाब हिंदी मिल गया हमें, इसलिए कौन सी क्रिया है, सकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया में यही अंतर है, अगर क्या और किसी का जवाब आपको मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया है, अन्यथा वो अकर्मक क्रिया है। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि एक्टिव पैसिव आप जानते होंगे, तो उसमें क्या है कि अगर किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जा रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी और नहीं बन रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, टीचर इज टीचिंग हिंदी। अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिंदी इज बीइंग टॉट बाय टीचर। तो पैसिव वॉइस तो बन गया, इसका मतलब ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक। अगर पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है तो वो अकर्मक हो जाएगी। जैसे पिताजी कमरे में बैठे हैं, फादर इज सिटिंग इन द रूम, क्या हम इसका पैसिव वॉइस बनाए बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। सकर्मक के भी दो पार्ट, एक कर्मक और द्विकर्मक। देखिए एक कर्मक का हमने एग्जांपल देख लिया जहां पर एक कर्म इन्वॉल्व हो, जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है तो एक ही कर्म इन्वॉल्व है, इसलिए क्या था, एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्या होगा, जहां पर एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक आ जाएं कर्म, वहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी। दो से ज्यादा आने पर उसको हम बहुकर्मक नहीं कहेंगे, वो द्विकर्मक ही रहेगा हमेशा। तो द्विकर्मक का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अध्यापक ने छात्रों में पुरस्कार वितरित किया। यहां पर देखिए अध्यापक क्या है, कर्ता, वितरित करना क्या है, क्रिया। अब ये क्रिया द्विकर्मक है कि एक कर्मक, कैसे पता करेंगे, कर्म को काउंट करेंगे, कर्म कौन कौन से हैं इसमें। देखिए क्या का जवाब मिल रहा है, क्या वितरित किया, पुरस्कार वितरित किया, जवाब मिल गया। किसे का जवाब मिल रहा है, किसे वितरित किया, छात्रों को, यानी कि क्या और किसी का जवाब मिल गया, इसका मतलब यहाँ पर दो कर्म है। तो दो कर्म है इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये द्विकर्मक। तो हम समझ गए सकर्मक, अकर्मक और अकर्मक के भी, सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, वो भी हमने देख लिया। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित वाक्य में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। सोनम गाना गाती है, तो सोनम क्या गाती है, गाना गाती है, जवाब मिल गया, यानी कि सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अमन किताब पढ़ता है, अमन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, जवाब मिल गया, इसका मतलब सकर्मक है। मोहन सो रहा है, मोहन क्या रहा है, जवाब नहीं मिला, मोहन किसे रहा है, जवाब नहीं मिला, इसका मतलब यही क्या है, आपकी अकर्मक क्रिया। लता चाय पी रही है, लता क्या पी रही है, लता चाय पी रही है, जवाब मिल गया, यानी कि क्या है, सकर्मक। ये भी क्या है, सकर्मक। ये क्या हो गई, अकर्मक। हमसे पूछा था अकर्मक क्रिया क्या है, मोहन सो रहा है। अंग्रेजी के जरिए भी हमने बताया, चेक कर सकते हैं आप, मोहन इज स्लीपिंग, क्या इसका पैसिव वॉइस बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चा रोता है, क्या ये सकर्मक क्रिया है, नहीं, क्यों, क्योंकि ना क्या का जवाब मिल रहा है ना किसी का जवाब मिल रहा है, तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक। लड़का हंसता है, इसमें भी क्या और किसी का जवाब नहीं मिल रहा, ये भी अकर्मक है। पक्षी उड़ रहे हैं, ये भी अकर्मक है। रीता खाना खाती है, हाँ ये सकर्मक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्म है। रीता क्या खाती है, रीता खाना खाती है, क्या का जवाब मिल गया, इसलिए रीता खाना खाती है कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। और इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बन जाएगा, रीता ईट्स फूड, फूड इज ईटन बाय रीता। तो आपका पैसिव बन जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 13वां क्वेश्चन कि जलद का अनेकार्थी कौन है। तो जलद का अनेकार्थी, अनेकार्थी होता है कि जब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे जलद का अनेकार्थी क्या होगा, इसमें से जलद का होता है बादल।
देखिए, कुछ अनेकार्थी आपको पता होने चाहिए क्योंकि वो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे पानी का, अंबर का, और गो का, नाग, और होता है आपका खर, हरि, वर, और होता है कनक। तो पानी का एक तो जल होता है, और क्या होता है? पानी का होता है प्रतिष्ठा, पानी का मतलब होता है इज्जत। अंबर का क्या होता है? वस्त्र होता है, और क्या होता है? आकाश होता है, और एक प्रकार का इत्र भी होता है, उसको अंबर कहते हैं। गो का मतलब क्या होता है? गाय। गो का मतलब होता है आकाश। गो का मतलब होता है घोड़ा। नाग का मतलब होता है हाथी। नाग का मतलब होता है पहाड़। नाग का मतलब होता है सर्प। खर का मतलब होता है तिनका। एक होता है दुष्ट को भी कहते हैं खर। और खर एक प्रकार का राक्षस था, उसका नाम खर था। हरि का मतलब होता है सूर्य, विष्णु, चंद्रमा, सर्प, मेढक होता है। वर मतलब होता है श्रेष्ठ, और होता है वरदान, और मतलब होता है दूल्हा। कनक का मतलब होता है सोना। एक और होता है धतूरा, और एक होता है गेहूं। जलद से मिलता जुलता एक होता है जलज। जलद का मतलब होता है, जलज का होता है कमल होता है, मोती होता है, शंख होता है, मछली होता है, और चंद्रमा को भी कहते हैं। तो ये इतने हैं, इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जामिनर के फेवरेट हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से। तो इनके और भी अगर आपको मिले तो उनको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको हमने बता दिया है। तो हमारा 13वें का आंसर क्या था? बादल। अगला है हमारा क्वेश्चन कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो तीसरा पद क्या कहलाता है? समास। तो आइए समास के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है छोटा करना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा फैलाना, यानी कि व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, और चौथा हो गया आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव। देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर हम विग्रह कर रहे हैं, जो दोनों पद होंगे वो प्रधान होंगे, यानी कि मुख्य होंगे। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, तो उसको हम कहेंगे द्वंद्व समास। अगर पहला पद गौड़ है और दूसरा पद प्रधान है, सिर्फ दूसरा पद प्रधान है, तो उसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास। अगर दोनों ही पद प्रधान नहीं है, दोनों ही प्रधान नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला प्रधान होगा और अव्यय होगा, तो इसको कहेंगे अव्ययी भाव समास।
आइए सबको देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, और दूसरी चीज की इसमें जब विग्रह करेंगे तो बीच में या, अथवा और ये सब आना चाहिए। जैसे माता पिता, माता पिता, तो इसका अर्थ क्या होगा, माता और पिता, यानी कि और आ रहा है यहाँ पर, तो ये कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। ऐसे ही हो गया भाई बहन, तो ये सब कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। उसके बाद अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होगा, पहला गौड़ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हथौड़ा। हथौड़ा का मतलब क्या होता है, हाथ द्वारा चलाया जाने वाला औड़ा, तो ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। और यहाँ पर बीच में क्या आया है, एक कारक चिन्ह, ये भी एक इसकी पहचान है, कारक चिन्ह आया है, तो कौन समास है, तत्पुरुष। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, मन चाहा, मन चाहा, मन से चाहा, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास है, बीच में कारक चिन्ह भी आ रहा है। देखिए तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है, दूसरा प्रधान होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर पहला पद विशेषण हो जाए तो वहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। जैसे जैसे है आपका नवयुग, तो नव का मतलब क्या है, यहाँ पर नव का मतलब है नया, नया है, तो नया क्या है, एक विशेषण है, तो नवयुग में कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। और अगर यही विशेषण संख्यावाची विशेषण हो जाए तो ये समास हो जाएगा द्विगु। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं नवरात्रि, तो यहाँ पे नौ का क्या अर्थ है, यहाँ पे नौ का अर्थ है संख्या एक, नौ क्या है, संख्या है। तो जब ये संख्यावाची विशेषण हो गया तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। तो नवयुग में कौन सा समास है, कर्मधारय, क्योंकि ये सिर्फ विशेषण है। लेकिन अगर ये विशेषण संख्यावाची हो जाएगा तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। अगला हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हमने कहा कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खग, ख मतलब क्या होता है, आकाश, ग मतलब क्या होता है, गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला अर्थात पक्षी। और क्या हो सकता है, द्विज, यानी कि दो बार जन्म लेने वाला, ब्राह्मण, अंडज और दांत, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, द्विज, ये सब है। द्विज का अर्थ क्या हो गया, ब्राह्मण भी होता है, अंडज भी होता है, दांत भी होता है, एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। इसलिए कौन सा समास है ये, बहुब्रीहि समास। दोनों ही पद प्रधान नहीं है, इसमें भी दोनों पद प्रधान नहीं है और एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। जैसे पंकज, पंकज मतलब क्या होता है, कमल, तो ये कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास। ठीक है। अगला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, ये पहला पद प्रधान होता है और प्रधान होने के साथ साथ अव्यय होता है। जैसे हर रोज, हर वक्त, यथाशक्ति, प्रतिदिन। इसमें देखिए पहला पद प्रधान है और प्रधान होने के साथ साथ अव्यय है, इसलिए कौन सा समास है, यह है अव्ययी भाव समास। तो हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन ने उनसे पूछा था
कि यथासंभव में कौन सा समास है, 15वां क्वेश्चन है। तो यथासंभव में यथा क्या है, अव्यय है, तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीला है जो कमल, नील कमल, तो कौन समास होगा। देखिए नीला है जो कमल, इसमें समास होगा कर्मधारय समास, क्योंकि पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद प्रधान है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। आइए देखते हैं वाक्य के बारे में। इसको मिटा देते हैं। देखिए वाक्यों का वर्गीकरण जो है वो मुख्यतः 3 आधार पे किया गया है। एक तो हो गया रचना के अनुसार, एक है अर्थ के अनुसार, और एक है भाव के अनुसार या प्रयोग के अनुसार, कह सकते हैं प्रयोग के अनुसार। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम मुख्यतः हमको देखना है रचना के अनुसार और प्रयोग के अनुसार। तो रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के हो जाएंगे। रचना के अनुसार एक तो आपका हो जाएगा सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। क्या डिफरेंस है तीनों में। सरल वाक्य क्या होता है, जहां पर एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, एक क्या हो, विधेय। संयुक्त वाक्य क्या होता है, एक से ज्यादा उद्देश्य हो और एक से ज्यादा विधेय हो। मिश्र वाक्य क्या होता है, एक उद्देश्य हो और एक से ज्यादा क्या हो, विधेय। ठीक है। समझते हैं उद्देश्य और विधेय क्या होता है। मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूं। ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो ये क्या हो गया, उद्देश्य, यानी कि हम कह सकते हैं कर्ता या फिर सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट के अलावा जितना कुछ बचा है वो क्या हो गया, विधेय। तो अगर एक उद्देश्य है और एक विधेय है तो यहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक है। मान लीजिए दूसरा देखते हैं हम। एक एग्जांपल और लेते हैं कि वह बाजार नहीं गया क्योंकि बरसात होने लगी, बरसात होने लगी। देखिए यहां पर देखिए एक क्या है, उद्देश्य, एक क्या है, उद्देश्य, बाकी का क्या है, विधेय। विधेय कितने हैं, एक तो ये है बाजार नहीं गया, दूसरा बरसात होने लगी। तो सॉरी, एक उद्देश्य है और दो विधेय हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा, देखते हैं। एक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय, तो कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की एक और पहचान होती है कि एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। बाजार नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि बरसात होने लगी, तो इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, एक से ज्यादा उद्देश्य रहेंगे और एक से ज्यादा विधेय रहेगा, तो वहां पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है। हमने क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो देखिए मोर का नाचना किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्षा होने पर। इसका मतलब एक विधेय दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा,
मिश्र वाक्य, अभी हम लोग ने देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य होता है। देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर कि वाक्य के जो वर्गीकरण किए गए हैं रचना के अनुसार, अर्थ के अनुसार, प्रयोग के अनुसार। तो जो प्रयोग के अनुसार वर्गीकरण होता है किसी वाक्य का, उसी को हम वाच्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं वाच्य क्या होता है। इसको मिटा देते हैं। देखिए वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्या क्या होते हैं, देखिए कर्तृवाच्य में होगा आपका कर्ता प्रधान, कर्ता प्रधान। कर्मवाच्य में होगा कर्म प्रधान, और भाववाच्य में क्या होगा, क्रिया प्रधान। देखिए जो कर्तृवाच्य है ये सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। ठीक है, सकर्मक कर्मक लोग देख चुके हैं। कर्म प्रधान हमेशा सकर्मक होगा, कर्मवाच्य हमेशा क्या होगा, सकर्मक। और क्रिया प्रधान प्रायः जो होता है ये अकर्मक होता है, हमेशा नहीं, प्रायः। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, कौन सा है, इसमें कर्ता प्रधान है, तो ये कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। अब इसी को मैं कहूं कि हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पे कौन प्रधान हो गया, कर्म। तो ये कौन सा हो गया, कर्मवाच्य। अभी मैं कहूं कि मेरे द्वारा हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, या मुझसे हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, तो यहाँ पे क्रिया प्रधान हो गई, तो यहाँ पे हो गया भाववाच्य। भाववाच्य की पहचान हमेशा रहेगी कि ये नकारात्मक इंडिकेशन देता है। ठीक है, जैसे मुझसे हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, तो क्या हो गया, भाववाच्य। हिंदी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, कर्मवाच्य। और मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही, 18वां क्वेश्चन अपना था जो कर्म को प्रधानता दी जाती है, तो कर्म प्रधान किसमें होता है, कर्मवाच्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। बालक चांद देख रहा है, बालक क्या, चांद की ओर देख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंपल है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अव्यय क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको मिटा देते हैं। तो अव्यय का अर्थ क्या होता है, अव्यय का अर्थ क्या होता है, अव्यय में क्या है, अ है, और व्यय मतलब, अ मतलब नहीं, और व्यय मतलब खर्च होना। यानी कि जो अपने रूप को ना बदले, जो अपने रूप को ना बदले उसको क्या कहेंगे, अव्यय। अपने रूप को न बदले, यानी कि जितने भी अविकारी शब्द हैं उनको क्या, वो अव्यय होते हैं। अविकारी शब्द जितने भी हैं सब क्या हैं, अव्यय है। देखिए इसके कुछ प्रकार होते हैं, देख लेते हैं सबको। एक होता है विस्मयादि बोधक, या संबोधन वाची अव्यय। एक होता है क्रिया विशेषण वाची अव्यय, क्रिया विशेषण वाची अव्यय। एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और एक होता है संबंध बोधक।
इसके अतिरिक्त एक और होता है, निपात कहते हैं उसको, लेकिन वो मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। तो सबको बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए, विस्मयादि बोधक क्या होता है? विस्मयादि बोधक या संबोधक, संबोधन वाले जो अवयव होते हैं वो ऐसे अवयव होते हैं जो कर्ता को संबोधित करते हैं या तो कर्ता में विस्मय पैदा कर दें। जैसे संबोधन करने वाले हे, ओ, ये सब हो गए, या फिर हाय, ये सब विस्मय पैदा करने वाले, वाह, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब हैं संबोधन वाची अवयव और विस्मयादि बोधक। ठीक है, संबोधन वाची में कौन कौन से हो गए? हे, ओ, विस्मयादि वाले में हाय और वाह। ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे हे बालक तू क्या कर रहा है, तो ये कौन सा अवयव है इसमें? संबोधनवाची अवयव है इसमें। ठीक है, दूसरा जैसे क्रिया विशेषण वाले में क्या होता है? क्रिया विशेषण में देखिए, ये अवयव हमेशा क्रिया के ठीक पहले आएंगे। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, इधर उधर, है ना। ये सब क्या है? क्रिया विशेषण वाची अवयव। ये क्रिया के ठीक पहले आएंगे। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, या भिखारी सड़क पर इधर उधर घूम रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अवयव है? क्रिया विशेषण अवयव। कौन? धीरे धीरे क्या और इधर उधर, ये दोनों क्या है? क्रिया विशेषण अवयव है। देखिए, समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करे, उसी को क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक सेंटेंस अवयव, समुच्चय बोधक अवयव। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 सेंटेंस है कि अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है और छात्र पढ़ रहे हैं। तो पहला सेंटेंस हो गया अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है और छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्र पढ़ रहे हैं। दूसरा सेंटेंस हो गया दोनों इंडिपेंडेंट है, तो उनको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और। तो ये जो और है आपका, ये क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। जैसे और इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं किंतु, परंतु, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है। ठीक है, संबंध बोधक में क्या होता है? जैसे इसमें होता है कि ऐसे अवयव जो दूसरे कर्ता के साथ अपना संबंध स्थापित करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कि वह जीवन भर संघर्ष करता रहा, संघर्ष करता रहा। तो यहाँ पे भर क्या है? संबंध बोधक अवयव है। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, उसने मरते दम तक हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। तो यहाँ पे तक क्या है? यहाँ पर है तक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल थे। निपात होता है, कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वो किसी कर्ता के बाद आकर के अपनी वैल्यू बना लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, तुम ही यह कार्य कर सकते हो, तुम ही यह कार्य कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ही है, इसका खुद का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये कर्ता के ठीक बाद आकर के अपनी वैल्यू बना रहा है और कर्ता की वैल्यू को भी बढ़ा रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? निपात। तो ये था हमारा अव्यय के प्रकार। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक हमने बताया कि जो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़े। तो जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे? अथवा। अथवा क्या कर रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि यह दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो समुच्चय बोधक अव्यय इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे धीरे धीरे क्या है? हमने बताया धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषणवाची अव्यय है, क्योंकि क्रिया के जस्ट पहले आता है। ठीक है, अरे क्या है? अरे है आपका संबोधनवाची या फिर विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। ठीक, विस्मयादिबोधक। वाह, ये भी विस्मयादिबोधक अव्यय है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? अथवा। अथवा क्या है? दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग ने हिंदी के ग्रामर पोर्शन को, व्याकरण पोर्शन को कवर कर लिया है। अगर किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, उसका जल्दी से ही हम समाधान निकालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।